Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover some more practical problems related to portfolio management. Okay, so which questions today I am going to cover that is very important from the point of view exam for CMA final as well as CA final. Okay, so let's start. देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर CA फाइनल का 32 है और CMA फाइनल का क्वेश्चन नंबर 12 है. ओके अब इसमें देखो, इसमें सिर्फ क्या वैल्यू में चेंज है. वैल्यू का मतलब सीए फाइनल में क्या है, सीए फाइनल में एक और इसमें जीरो ऐड कर दिए सम में, एक जीरो यहाँ पर ऐड कर दिए, यहाँ पर ऐड है और यहाँ पर ऐड है एक जीरो. ओके और उसमें कंपनी का नाम डिफरेंट है, बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है बिल्कुल सेम है. ठीक है, सो क्या देखो इस ध्यान से क्या लिखा, एक्स कंपनी लिमिटेड इन्वेस्टेड ऑन 1 अप्रैल 2010 शेयर आर एज फॉलो. एक्स लिमिटेड ने क्या इन्वेस्ट किया शेयर ऑन 1 अप्रैल 2010 में, और क्या लिखा नेम ऑफ कंपनी, जिस कंपनी के शेयर परचेज किए उसके नाम है डी लिमिटेड में और जी लिमिटेड में. और देखो डी लिमिटेड में कितने शेयर परचेज किए, कितने किए 1000 के, और कितने ये कितने के किए 1000 शेयर किए 20,000 के. अब देखो शेयर 1000 परचेज किए और कॉस्ट कितनी है उनकी, टोटल कॉस्ट कितनी है 20,000, तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी निकलेगी, टोटल जो वैल्यू है उसमें नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो तो कॉस्ट पर शेयर निकाल दो. पहले से जो कॉस्ट ऑफ शेयर निकालो कितनी आएगी 20. ठीक है, और 20 क्या था टोटल अमाउंट, टोटल परचेज और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो क्या हो गया शेयर पर यूनिट. शेयर पर यूनिट कितना पड़ा 20 रुपीज का. अब इसमें देखो जी लिमिटेड में 500 का शेयर नहीं 500 शेयर्स हैं और कितने में परचेज किए 15,000 में, तो इसकी शेयर पर यूनिट निकाल दो. कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर 15,000 अपॉन में 500, इनकी कॉस्ट कितनी है 30 रुपीज. अब ये क्या दिया है, ये फेस वैल्यू दी है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है 10 है और इसकी 1 है. अब क्या लिखा फर्स्ट पॉइंट देखो, डिविडेंड पेड इन सितंबर 2010 एट द रेट 10% बाय डी लिमिटेड. अब जो डी लिमिटेड है उसने डिविडेंड कितना दिया है 10% दिया है. ओके कब दिया सितंबर में, और डिविडेंड पेड इन अक्टूबर 2010 एट द रेट 30% बाय जी लिमिटेड. और जी लिमिटेड ने कितना वो दिया है डिविडेंड 30% दिया है. और डिविडेंड हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू पे, इसीलिए फेस वैल्यू दे रखी है यहाँ पर. ठीक है, अब उसके बाद करेगा 4 और क्या 31/3/2011 31/3/2011 है यहाँ पर 31/3/2011 मार्केट प्राइस एमपी मीन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर और रुपीज कितने 22 एंड 29 एंड फॉर डी एंड जी लिमिटेड रेस्पेक्टिवली. अब उसके बाद क्या है, अब इसमें क्या है डिविडेंड कितना दिया सितंबर में दिया है 10% और कितने डी ने दिया है, और अक्टूबर में कितना है 30% बाय जी लिमिटेड के द्वारा, और मार्केट प्राइस दिया है 20 और 29 शेयर्स का एंड ऑफ द ईयर. ओके इट मींस ये कौन सा हो गया P1 हो गया एंड ऑफ द ईयर. P1 ये P1 किसका है, ये P1 है D का और ये P1 है G का, और ये क्या हो गया इन्वेस्टमेंट P0 isn't it? इनिशियल प्राइस मतलब जो जब परचेज किया था, ये डी का हो गया ये जी का हो गया. अब क्या लिखा ऑन 1 अप्रैल 2011 इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्या इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्या लिखा है डिविडेंड पेड फ्रॉम डी लिमिटेड. डिविडेंड कितना पेड किया है डी लिमिटेड एंड जी लिमिटेड ने किया फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2012. 31/3/2012 ये कब की डिटेल है 31/3/2011 तक. ये क्या है 1 अप्रैल से 31/3/2012 की है. कितना डिविडेंड पे किया डी लिमिटेड ने किया 20% और जी लिमिटेड ने किया 30% रेस्पेक्टिवली. और क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्केट कोटेशन ऑन 31/3/2012, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये प्रोबेबिलिटी के कोटेशन दी है मार्केट की. ठीक है, ये क्या प्रोबेबिलिटी है मार्केट प्राइस है, ये एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस है, ये हो सकता है ये भी हो सकता है ये हो सकता है. ये प्राइस किसका है जी लिमिटेड का है, 29 भी हो सकता है 31 भी हो सकता है 33 भी हो सकता है. ठीक है, अब इसमें क्या लिखा कैलकुलेट करना रिटर्न एंड 31 मार्च
11। ऐसे में पहले में क्या कैलकुलेट करना, एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न कितना, इस वाले पॉइंट 1 का एवरेज रिटर्न क्या होगा, देखो कैसे निकालेंगे। ये सब मैंने करवा रखे बेसिक पॉइंट्स। रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में देखो, कैलकुलेट एवरेज रिटर्न, ठीक है। अब पहले कॉलम बना लो दो, ये है डी लिमिटेड का, ये है जी लिमिटेड, पर्टिकुलर अब डिटेल लिखो। पहले लिखो P1 कितना है, P1 डी लिमिटेड का और जी लिमिटेड का। P1 कहां दे रखा है, ये देखो 22 है डी लिमिटेड का, और जी लिमिटेड का कितना है 29, ठीक है 29 है। अब P0 मतलब परचेज किया था, उसका पर यूनिट प्राइस क्या है, क्या पड़ा, देखो 20 रुपीज में खरीदा है एक शेयर और 30 रुपीज में, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब इसमें क्या, अब क्या कर दो, कैपिटल गेन निकाल दो। कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, कितने में परचेज किया था उसमें से माइनस कर दो एंड ऑफ द प्राइस, मतलब एंड ऑफ द प्राइस मार्केट का कितना है, उसमें से जितने में शेयर्स परचेज किया था वो वाला प्राइस माइनस कर दो, मतलब P1 में से P0 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन आ जाएगा। सीजी मीन्स कैपिटल गेन, ओके। सीजी कैपिटल गेन कितना हो गया, इसका 2 हो गया, और क्या हो गया 9 और 29, इसमें क्या आ जाए माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, डिविडेंड। और इसका फॉर्मूला भी बताया था, फॉर्मूला पुट कर दो तब भी रिटर्न आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था इसका, फॉर्मूला था P1 माइनस में P0 एंड प्लस में D अपॉन में P0। इसके अकॉर्डिंग करोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। या तो इसमें डायरेक्ट पुट कर दो, अब डायरेक्ट पुट करोगे तो इससे भी आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मली चलते हैं उसी के अकॉर्डिंग। अब देखो डिविडेंड कितना दिया है, डिविडेंड देखो 10% दिया किस पर, इसका 10% कितना होगा 1, ठीक है। अब इसका 30% बनकर कितना होगा 0.3, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, टोटल गेन कितना आ गया 3, मतलब कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड, गेन मतलब टोटल रिटर्न 3, और इसमें क्या है माइनस में 7 आएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो किससे, P0 से, 3 डिवाइड बाई 20। देखो इसको 3 क्या है, अब क्या रिटर्न निकालना है, रिटर्न 3 डिवाइड बाय कितना आएगा, 20 में परचेज किया था इंटू में 100 कर दो। उसी तरह उसका क्या 0.7 डिवाइड बाय कितना परचेज किया था 30 में, इसका आएगा, और इसको मल्टीप्लाई 100 से कर दो, कितना आएगा 15%, 0.7 डिवाइड बाय 30, इसका आएगा इंटू में 100 2.33। इसमें देखो, अब इसका एवरेज करना है। एवरेज कैसे करना है, एवरेज इसका जो इसका वेट निकाल लो, वेट कितना इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसी का प्रोपोर्शनेट में क्या करो, इसका क्या वेट निकाल दो, वेट का मतलब रेशियो, वेट निकालो, इसका कितना आएगा, इसका रेशियो में कन्वर्ट कर दो 4:3 आएगा, ठीक है। 4:3 कैसे आया, पहले 3 से 3 पॉइंट काट दो, 0 काट दो, ठीक है। उसका देखो तीनों किसमें कट रहे हैं, तीनों किससे आ रहे, तो 5 3 या 15, 5 4 या 20, ठीक है। तो 4:3 आ गया ना। अब इसको क्या कर दो, इसी में क्या कर दो, इसका वेट निकाल दो इसका, देखो कैसे करना है, 15 इंटू में 4/7 प्लस में 2.33 माइनस का है ना, ये माइनस का, ठीक है।
इसको क्या कर दो इंटू में 3/7 और इसका प्लस कर दो जो आंसर आता है, ये माइनस की वैल्यू है 15 इंटू में 4/7 एंड 0.33 माइनस इंटू में 3/7, ये आएगा 7.57%। ये क्या है, एवरेज रिटर्न आया है। तो एवरेज रिटर्न कितना है, एवरेज रिटर्न, ये एवरेज रिटर्न कितना है 7.57। ठीक है, लिख लो। अब पॉइंट नंबर 2 देखो। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा, ऑन 1 अप्रैल 2011 इन्वेस्टमेंट एडवाइज एट डिविडेंड पेड फ्रॉम डी लिमिटेड एंड जी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2012 आर टू बी 20% एंड 30% रेस्पेक्टिवली। ओके, डिविडेंड कितना पेड किया है, कितने 2011-12 में 20% और 30%। डी पर है, टी लिमिटेड, डी में कितना है 20% और कितना है, इतना 30% है किस पर, ये है जी लिमिटेड पर। ये कितना है 35 है, कितना ये 35%। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना है, कितना 35% है किसमें, जी लिमिटेड में। जी लिमिटेड में 35% रेस्पेक्टिवली। इनका लिखा द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट कोटेशन ऑन 31 March 2012 और उसका कैलकुलेट करना एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न। एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न क्यों बोले, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड प्राइस दिया हुआ, क्या इसमें एक्सपेक्टेड 22 भी हो सकता है 2012 में एंड में 31 मार्च में। ठीक है, 31 में 2012 में 25 भी हो सकता है और 28 भी हो सकता है डी लिमिटेड का है, और जी लिमिटेड में क्या 29 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है और 33 भी हो सकता है। तो अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी दी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस निकाल लेते हैं। और एक्सपेक्टेड प्राइस कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू कर देना है, प्लस करना है, उसको क्या करना है, इन सबका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और इन तीनों का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। ठीक है, देखो 22 पॉइंट में 2 इसका प्लस करना है, उसके बाद 25 इंटू में 5 प्लस 28 इंटू में 0.3 प्लस ये आएगा 25.3। ठीक है, 25.3 है ये। अब इसके बाद क्या है, ये 29 को इससे मल्टीप्लाई करो, 29 इंटू में 0.2 एंड 31 इंटू में 0.5 एंड 33 इंटू में 0.3। इसका कितना प्राइस आया, 31.2 एक्सपेक्टेड प्राइस। ठीक है, अब क्या कर, देखो एक्सपेक्टेड प्राइस भी निकलेगा। अब क्या करना, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न। दूसरे पॉइंट में है कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न ऑन 31 March 2012, isn't it? ये है डी लिमिटेड और ये जी लिमिटेड। पर्टिकुलर ओके। अब देखो क्या करना है इसमें, अब इसमें फॉर्मूला लगा करते हैं, क्या वाला P1 माइनस में P0 और क्या है प्लस में डिविडेंड अपॉन में P0। ओके, इसमें वैल्यू को पुट कर दो। अब देखो ये क्या निकल के, इसे एक्सपेक्टेड P1 है, ये एक्सपेक्टेड P1 किसका है, डी का, और ये एक्सपेक्टेड P1 किसका है, एक्सपेक्टेड P1 है ये जी का। ओके, ये डी का है एक्सपेक्टेड P1। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, उसका डिविडेंड भी हमें पता है कितना दिया है, 20% दिया किसका 20% है डी का, तो डी का 20% कितना होगा, 25% कितना होगा डी का 25%। और डिविडेंड किस पे देते हैं, हमेशा फेस वैल्यू पे, ये ध्यान रखना है। तो फेस वैल्यू क्या है, यही वाली लेंगे। ठीक है, अब देखो कितनी है ये, इसका 20% कितना होगा, इसका 20% होगा 2 रुपए,
इट मीन्स डी कितना आएगा 2 आएगा, तो इसमें पहले में पुट करना है सिर्फ। अब यहाँ पर देखो P1 कितना है इसका, P1 है 25.3 माइनस में। अब इसकी फर्स्ट अप्रैल की वैल्यू कितनी है सेल्स की डी की, जो 31 मार्च 2011 की होगी वही वैल्यू फर्स्ट अप्रैल की आ जाएगी। कितनी है 22 अपॉन में 22 प्लस में डिविडेंड कितना है 2 कर दो 25.3 माइनस में 22 प्लस में 2 डिवाइड बाई 22 इंटू में 100 24.09%। ये दोबारा कर लो 25.3 माइनस में 22 एंड प्लस में 2 डिवाइड बाई 22 इंटू में 100। ठीक है, अब इसी तरह इसका भी कर लो। इसमें देखो कितना है, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 31.2 माइनस में कितना है इसका 29 है ना 29, ये पॉइंट है, ये माइनस का है माइनस, और प्लस में डिविडेंड कितना है 0.35 ओके, और 29 फिर 35 किसका 1% का 35%, 0.35 आएगा कि नहीं आएगा। 31.2 माइनस में 29 माइनस प्लस में 0.35 अपॉन में 29 इंटू में 100, ये आया 8.79%। अब इसका एवरेज निकालो, एक्सपेक्टेड एवरेज। ठीक है, अब इसका एक्सपेक्टेड एवरेज निकालो। एक्सपेक्टेड एवरेज क्या चाहिए, बेट चाहिए, और बेट का मतलब इसका टोटल कितना है, शेयर्स कितना है 1000, उसकी वैल्यू कितनी 31 मार्च की 22 है। ठीक है 22, और इसकी वैल्यू कितनी है डी की, ये डी की है, और जी की भी ऐसे निकलेगी कितनी 500 शेयर्स हैं, इसकी वैल्यू कितनी थी 29, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर बेट निकलेगा 1000 इंटू में 22, ये है 22,000, और इसमें क्या 500 इंटू में 29 14,500। इसका टोटल कर लो, इन दोनों का टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा प्लस में 22,000, ये आएगा 36,500। अब निकाल लो क्या बेटेड प्रो क्या एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न, एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न देखो कैसे निकलेगा 24.09% इंटू में क्या है 22,000 अपॉन में कितना आ गया 36,500, और प्लस में कितना आएगा, प्लस में आएगा 8.79 इंटू में ये परसेंट है, इसमें आएगा 14,500 अपॉन में 36,500। ओके, जो आएगा वो क्या आएगा बेट होगा 24.9 इंटू में 22,000 डिवाइड बाई 36,500 इक्वल टू 8.79 इंटू में 14,500 डिवाइड बाई 36,500 कितना है 18.01%। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न किसका है, सेकंड वाले पॉइंट का निकल के आ गया। ठीक है, वीडियो पॉज करो, लिखो इसे भी। अब देखो क्या है, पॉइंट नंबर 3 में एडवाइस करना है लिमिटेड कंपनी क्या है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, रिस्क के बेसिस, रिस्क का मतलब एसडी इन द टू इन्वेस्ट बाय कैलकुलेटिंग एसडी। क्या करना है, उसे बताना है कि कौन सा उसे एडवाइस करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, किसमें उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें देखो, ये प्रोबेबिलिटी दी है, तो क्या हो गया ये फ्यूचर डाटा, ये हो गया ना, तो इसमें एसडी निकालना है। जब फ्यूचर डाटा दिया हो तो कैसे एसडी निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन करा करता है कि डी कैलकुलेशन ऑफ एसडी ऑफ डी लिमिटेड। ओके, प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2, 0.5, 0.3, और प्राइस कितना दिया इसका
प्राइस दिया है 22, 25, 28। अब इस पे गेन निकालो, गेन। अब देखो गेन कैसे निकालेंगे, गेन निकालेंगे इसका अप्रैल का प्राइस कितना था, डी का 22 था, 22 था, ठीक है। और इसका एक्सपेक्टेड 22 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, इसमें से 22 माइनस करेंगे, इसमें से भी 22 माइनस करेंगे, तभी तो गेन निकलेगा, ठीक है। कितना गेन हो सकता है इसमें, गेन क्या है, तो इसका 0 आएगा, इसमें कितना आएगा 22 माइनस करेंगे 3, और इसमें कितना आएगा 22 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। गेन के बाद अब क्या है, डिविडेंड। अब देखो डिविडेंड कितना, डिविडेंड कैसे निकालेंगे, जो डिविडेंड कितना 20% था, किसका फेस वैल्यू पर, तो डिविडेंड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा दोनों का, ठीक है। अब क्या, यील्ड में क्या करेंगे, इनका माइनस प्लस कर दें दोनों का, ठीक है। इन दोनों का प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, यील्ड आ जाएगा उसकी, इनकम। और ये 5 और ये 8, ठीक है। और इसका एक्सपेक्टेड निकालो, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगी, समेशन, इसे x मान लो, तो x सपोज x मान लिया इसे, ठीक है, x, तो क्या आ जाएगा, ये x बार आ जाएगा, ठीक है। x बार कैसे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको करो, इसको इससे करो और ऐड कर दो। 2 इंटू में 0.2, 5 इंटू में 0.5 एंड 8 इंटू में 0.3, यह 5.3, ठीक है। यील्ड आ गया। अब क्या करेंगे, x माइनस x बार कर दो, x बार कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, डायरेक्ट आ गया, ठीक है। यील्ड को क्या मान लिया है मैंने, x मान लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इजी हो जाएगा ना कैलकुलेट करने में, x माइनस x बार कर दो, x बार ये आ गया ना, और x ये है, तो 2 माइनस 5.3 इसका स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 2.78। और इसी तरह क्या करना है, 5 माइनस में 5.3 उसका स्क्वायर इंटू में 0.5 एंड प्लस उसके बाद 8 माइनस में 5.3 उसका स्क्वायर इंटू में 0.3 और इक्वल टू प्लस और MRC, कितना है, x माइनस x बार स्क्वायर p है 4.41, ओके। अब क्या है, तो वेरिएंस में क्या करते हैं, x माइनस x बार, जब फ्यूचर डाटा दिया प्रोबेबिलिटी में, तो ये क्या आ गया, ये वेरिएंस आ जाएगा 4.41। और SD कैसे निकालेंगे, SD वेरिएंस का अंडर रूट कर दो, जो डायरेक्ट है ना इसी का अंडर रूट करना है, 4.41, इसका अंडर रूट करो, कितना आएगा 2.1, तो इसका SD कितना है 2.1 आया है। वैसे किसका निकालना है, G का, क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ SD, कैलकुलेशन ऑफ SD ऑफ G लिमिटेड, ठीक है। फिर उसमें कंपेयर करके बताना है कौन सा बेटर है। प्रोबेबिलिटी तो वही रहेगी 0.2, 0.3, 0.3 नहीं 0.5, 0.3, ठीक है। और इसमें प्राइस क्या है 29, 31, 33, ठीक है। गेन क्या निकालेगा, इसका 1 अप्रैल का कितनी वैल्यू थी 29, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू भी उसकी कितनी है 29, तो क्या 0 आएगा, इसमें 29 है तो गेन 2 आएगा, कहता है 31 माइनस में 21, ठीक है। ऐसे जैसे इसमें भी 29 करनी है माइनस 29, इसमें भी माइनस करनी है 29 माइनस करोगे तो ये वाला आएगा यहाँ पर गेन, ठीक है। 31 माइनस में 29 और 33 माइनस में 29, 4, ठीक है। अब क्या था, डिविडेंड कितना था इसका 0.335, डिविडेंड वही सेम ही रहेगा, ठीक है। अब यील्ड निकाल दो, यील्ड इसे x भी एज्यूम कर लो, x, ठीक है। प्लस करो, कितना है 0.35 एंड उसके बाद 2.35 उसका 4.35, ठीक है। अब इसका क्या कर देना, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल देना, इसे x नहीं बाय मानेंगे, पहले x मान लिया था ना हमने, तो बाय मान लो, तो बाय बार आ जाएगा। करो इसको, इससे मल्टीप्लाई करो 0.35 इंटू 0.2
प्लस एंड 2.35 इंटू में 0.5 एंड 4.35 इंटू में 0.3 MRC 2.55। अब क्या निकालना है, बाई माइनस बाई बार का स्क्वायर एंड प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। तो 0.35 माइनस 2.55 आता है, जो इक्वल टू करके माइनस कर दो, उसको 0.2 से मल्टीप्लाई इक्वल टू ये कितना 0.968 और क्या है 2.35 माइनस 2.55 इक्वल टू मल्टीप्लाई 0.5 या 0.02। उसके बाद 4.35 माइनस में 2.55 इसका स्क्वायर इंटू में 0.3972 MRC। यह आया बाई माइनस बाई बार का स्क्वायर P इक्वल टू 1.96। अब इसके क्या निकालना है, वेरिएंस, ये वेरिएंस आ गया ना, वेरिएंस कितना है 196 और इसका SD कर दो, SD 1.96 इक्वल टू ये आएगा 1.4। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करना रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से, किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, विच इज बेटर इन पॉइंट ऑफ व्यू रिस्क, विच कंपनी सिक्योरिटी इज बेटर, डी लिमिटेड। देखो डी लिमिटेड में क्या है, रिस्क ज्यादा है और इसमें कितना है, इसमें है जी लिमिटेड में 1.4, तो सबसे ज्यादा रिस्क इसमें कम है, कम रिस्क किसमें, जी लिमिटेड में। तो क्या करना चाहिए, एक्वाई कंपनी लिमिटेड को शुड इन्वेस्ट इन जी लिमिटेड बिकॉज इट्स रिस्क इज लेस देन डी लिमिटेड। ओके, तो ये क्वेश्चन था इसका, इसमें टाइम भी लगा थोड़ा एडिट। अब इसे क्या करना है, वीडियो पॉज करो, लिख लो और इसे रिवाइज भी करना है खुद भी, ठीक है, करो जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा है इसमें, ये सेम है फाइनल क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ओके, ये इंपॉर्टेंट है दोनों के पर्सपेक्टिव से, सी फाइनल और सेमी फाइनल के लिए, ठीक है। क्या लिखा है, ये आरएफ कितना है, आरएफ है एक शेयर है, शेयर ए है, शेयर ए दिया उसमें क्वेश्चन में, ठीक है। उसका रिस्क क्या इसमें आरएफ कितना है 8% है और मार्केट रिटर्न कितना है, मार्केट रिटर्न है 14% और लास्ट टाइम का डिविडेंड कितना है, लास्ट टाइम डिविडेंड मतलब D0 कितना 2 है और ग्रोथ रेट कितना दिया डिविडेंड का 5% और बीटा दिया 2.5 और क्या कंप्यूट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। कंप्यूट क्या करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, के ही निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमें क्या करना है इंट्रिंसिक वैल्यू। देखो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है D1 अपॉन में के ई माइनस में जी, और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है D0 1 प्लस में जी अपॉन में के ई माइनस में जी। ओके, मतलब के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी और क्या ग्रोथ रेट क्या उसकी, और डिविडेंड यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू का ये फॉर्मूला है, उसमें क्या क्या निकालना, के निकालना है, ये तो गिवन है ही नहीं। के कैसे निकालते हैं, के निकालते हैं किससे, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का निकालते हैं। जब मैं सीएपीएम का डिस्कस कर रहा था ना जिस क्लास में, उसमें ये बताया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसी से निकालते हैं, ठीक है। तो पहले क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM, और इसी को क्या बोलेंगे, KE बोलेंगे, KE जो निकल के आएगा क्या आएगा, KE। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या था एक्सपेक्टेड रिटर्न का, एक्सपेक्टेड रिटर्न ER, एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला था RF प्लस में बीटा RM माइनस में RF, isn't it? अब इसमें क्या करना है, RF कितना है देखो 8% प्लस में बीटा 2.5, RM है 14 माइनस में 8, अब करो 14 माइनस में 8 इंटू में 2.5
एंड प्लस में 8, ये आएगा 23। %, ये क्या निकल गया है, के कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, अब क्या निकालना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल ही गया है। अब क्या निकालना है इसमें, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर ए की। ठीक है, ये है। पहले क्या निकालना था, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना था, और इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या है, फॉर्मूला क्या है, D1 अपॉन में के माइनस जी, और क्या है, जब D1 किसने D0 दिया हो तो क्या उसमें D0 प्लस में 1 प्लस जी अपॉन में के माइनस जी। ठीक है, इसने D0 दिया है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो। D1 हमें दिया, क्या D0 दिया है, D0 कितना है, 2 है, और ग्रोथ क्या 1 प्लस में ग्रोथ रेट कितनी है, 0.05। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, डिवाइड में क्या आएगा, के कितना है, 23%। 23% 0.3 मान लो इसे, क्या मान 0.3 में लिखते हैं, 0.23 माइनस में, और कितना ग्रोथ रेट है, 0.0305 ग्रोथ रेट है 0.5। ठीक है, अब कर दो, देखो क्या करना है, 1 प्लस में 0.05 इंटू में 2.1 अपॉन में 0.23 माइनस में 0.05, ये आएगा 0.18, डिवाइड कर दो, 2.1 डिवाइड बाई 0.18 कितना आया, 11.67। इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ गया। ये क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे निकालते हैं। ऐसे भी 4-4, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, राइट करो इसे भी। सो नाउ अब डिस्कस करते हैं किसकी, शार्पी रेशियो के बारे में और टेन्योर रेशियो। शार्पी रेशियो क्या है, शार्पी रेशियो जिसमें इसमें क्या क्वेश्चन में गिवन होंगे, कितने 4-5 पोर्टफोलियो होंगे, उसमें आपको शार्पी रेशियो निकालना है। ठीक है, और जिसका शार्पी रेशियो हाईएस्ट होता है वो बेस्ट पोर्टफोलियो माना जाता है। ठीक है, तो उस क्या है, जिसका ज्यादा शार्पी रेशियो होगा उसी में एक कंपनी या इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, और सिमिलरिटी इसमें भी क्या है, टेन्योर रेशियो में भी यही है। इसमें भी क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, और इसका क्या है, जो भी हाईएस्ट आता है, ठीक है, रेशियो, उसी में क्या करता है, एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका टेन्योर रेशियो एज वेल एज शार्पी रेशियो क्या हो, हाई हो। ओके, सो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो इसका फॉर्मूला भी गिवन है। क्या है, जब शार्पी रेशियो निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, क्या, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस रिस्क फ्री रिटर्न अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, और क्या है, टेन्योर में क्या है, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी माइनस में आरएफ अपॉन में बीटा ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, और इसमें से क्या, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट द बेस्ट, जिसका रेशियो हाईएस्ट होगा उसी में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, सो ये फॉर्मूला था। और कैलकुलेट कैसे करते हैं वो कल बताऊंगा, कल एक क्वेश्चन कराऊंगा उसमें, और इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। और म्यूचुअल फंड जब कराऊंगा ना, उसमें भी शार्पी रेशियो का यूज होगा। शार्पी रेशियो एज वेल एज टेन्योर रेशियो। सो इसका फॉर्मूला तो सिंपल ही है दोनों में, सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या होगा, चेंज है। शार्पी रेशियो में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, और टेन्योर में क्या आ जाता है, बीटा ऑफ सिक्योरिटी। ओके, सो इसे राइट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। So, I think it is enough for today. In next class, I will cover some more practical problems related to portfolio management. Okay. So, if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care. And don't forget share and subscribe. Okay. Bye bye.